नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 28 जनवरी 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रुपये की वैल्यू जो डॉलर के मुकाबले में कम हो रही है ना, इसका सॉल्यूशन डिप्लोमेसी में है, कैसे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पीएलआई वाली जो स्कीम्स हैं वो ग्रीन टेक क्षेत्र में फेल हो रही हैं, क्यों फेल हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से संबंधित बिजनेस लाइन का आर्टिकल है। तो काफी बढ़िया डिस्कशन होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, रुपये की वैल्यू जो कम हो रही है ना डॉलर के मुकाबले में, उसका सॉल्यूशन ना डिप्लोमेसी में है, कैसे। आर्टिकल में जानेंगे। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी इंडियन इकोनॉमी के साथ जानते हो क्या हो रहा है। मान लो एक स्टूडेंट है महेश, वो वैसे तो एग्जाम में टॉप कर रहा है, टॉपर है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, टीचर्स उसका एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन फिर भी उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। वैसे ही देखो, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बढ़िया परफॉर्म कर रही है। ग्रोथ रेट कितनी 7.4%, इन्फ्लेशन सिर्फ 1.33%, इन्फ्लेशन इतनी कम। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना, सिर्फ 0.7% ऑफ जीडीपी। इतने बढ़िया इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। कायदे से देखो, जब ग्रोथ हाई हो और इन्फ्लेशन कम हो, उस देश की करेंसी ना स्ट्रोंग होनी चाहिए। लेकिन भाई रुपये तो गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले में। अप्रैल 2025 से लेके अभी तक रुपये की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में 6% कम हो गई है। लोग पूछ रहे हैं वाई इज कोलावरी दी, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। वो कौन सा था, वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो देखो, इसका रीजन ये है, मतलब वैसे तो भी डिटेल में आएगा। यूजली देखो, जो वीक फंडामेंटल्स होते हैं ना इकोनॉमी के, उसकी वजह से करेंसी गिरती है, लेकिन यहां पे फंडामेंटल स्ट्रोंग है। तो राइटर बोलते हैं प्रॉब्लम जो है वो देखो इंटरनल नहीं है, प्रॉब्लम एक्सटर्नल है। मतलब रुपये की जो वैल्यू गिर रही है वो हमारी कमियों की वजह से नहीं गिर रही है, वो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से गिर रही है। तो राइटर ना एनालिसिस करके वो रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। राइटर कहते हैं पहला सस्पेक्ट क्या ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या, ऐसा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो घट गया है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से रुपये की वैल्यू कम हो रही है। राइटर बोलते हैं नो, ट्रेड डेफिसिट इज नॉट रीजन। क्योंकि देखो, अप्रैल 2025 से लेके दिसंबर 2025 के बीच में हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना रहा, 96.58 बिलियन डॉलर्स। ये देखो, मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, 96.58 बिलियन डॉलर्स। और पिछले साल ये 88.4 बिलियन डॉलर्स था। तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो मतलब ट्रेड डेफिसिट जो है वो मेन विलेन नहीं है। फिर दूसरा सस्पेक्ट राइटर बोलते हैं वो है कैपिटल आउटफ्लो। कैपिटल आउटफ्लो मतलब पैसा बाहर जाना। कोई देखो इंडिया से पैसा बाहर क्यों ले जाएगा, जाहिर तौर पे जब उसे डर लगेगा इंडिया में, तभी वो इंडिया से पैसा बाहर ले जाएगा। तो अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर तो 2024 के बीच में 10,615 मिलियन डॉलर्स बाहर गया, यानी कैपिटल आउटफ्लो हुआ। जबकि सेम पीरियड में 2025 में 3900 मिलियन डॉलर्स इंडिया से बाहर गया। मतलब समझ गए। तो ये देखो एक बड़ा फैक्टर है कि लोग इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, समझ गए। मतलब इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकालकर भाग रहे हैं। जब देखो डॉलर इंडिया से बाहर जाएगा तो जाहिर तौर पे डॉलर महंगा होगा और रुपये जो है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो कैपिटल आउटफ्लो एक मेजर इशू है, जिसकी वजह से इंडिया से इतना सारा डॉलर जो है वो बाहर जा रहा है। और डॉलर चला गया मतलब डॉलर की डिमांड हो गई, और डॉलर की डिमांड बढ़ी रुपये के मुकाबले में, तो रुपये की वैल्यू कम होगी। अब लेकिन आप पूछोगे सर इन्वेस्टर भाग क्यों रहे हैं इंडिया से, इतना इतना पैसा क्यों निकाल रहे हैं, क्या दिक्कत है। इकोनॉमी तो अच्छी है, मतलब अभी अभी तो शुरुआत में आपने बताया कि इकोनॉमी के इंडिकेटर्स अच्छे हैं, 7.4% ग्रोथ रेट है, इन्फ्लेशन सिर्फ 1.3% है। तो भाग क्यों रहे हैं इन्वेस्टर, भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि डर। डर किसका, डर ट्रंप का। आर्टिकल में देखो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मेंशन है। उन्होंने ना इंडिया पर काफी एडवर्स व्यू लिया है। मतलब शुरुआत में
25% टैरिफ लगाए रेसिप्रोकल बेसिस पे, बाद में 25% और टैरिफ लगा दिए क्योंकि हम रशिया से तेल परचेज कर रहे हैं। टोटल देखो 50% उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी इंडियन एक्सपोर्ट पे। और एक और धमकी दी हुई है कि ईरान के साथ में अगर हम ट्रेड करेंगे तो 25% एक्स्ट्रा यानी एडिशनल टैरिफ लगाए जाएंगे। वैसे देखो एक फैक्ट आपको बताऊं, ईरान के साथ में हमारा जो ट्रेड है वो टोटल ट्रेड का सिर्फ 0.15% है, फिर भी यूएस हमें धमकी दे रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड मतलब ट्रेड को ना एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना। ट्रंप जिस प्रकार से टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं ना, ये कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है, सिर्फ ये एक डिप्लोमेटिक दादागिरी है। 2022 में क्या हुआ था? 2022 में देखो रुपी की वैल्यू ना डॉलर के मुकाबले में गिरी थी क्योंकि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसने ना फेड रेट्स को बढ़ाया था, इकोनॉमिक रीजन था वो। चलो जचता है, कोई बात नहीं, इकोनॉमिक लॉजिक है। लेकिन 2025 में अभी जो रुपए की वैल्यू गिरी है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस हॉस्टिलिटी की वजह से गिरी है, वो डिप्लोमेटिक रीजन की वजह से गिरी है। अब एक क्वेश्चन कुछ एक्सपर्ट्स ये पूछते हैं कि क्या आरबीआई रुपी को 60 से 70 के बीच में फिक्स कर सकता है? मतलब आरबीआई फिक्स कर दे कि रुपी की वैल्यू 60 से 70 के बीच में रहेगी। इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि आप हिस्ट्री देखिए, 1993 का आप कंटेक्स्ट देखिए। 1993 से पहले ना हम रेट फिक्स रखते थे कि कुछ भी हो जाए रुपी की वैल्यू ना डॉलर के मुकाबले में 60 रहेगी, 30 रहेगी, 40 रहेगी, जो भी था आरबीआई फिक्स कर देता था रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में। लेकिन 1993 के बाद ना हम मार्केट डिटरमाइंड रेजीम में आ गए। मार्केट डिटरमाइंड रेजीम में आ गए कि मार्केट डिसाइड करती है, मतलब कुछ कुछ आरबीआई बीच में इंटरवेंशन कर सकती है स्टेबल करने के लिए ताकि वोलेटाइल बहुत ज्यादा ना हो। तो इस सिस्टम को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट। क्या बोलते हैं? मैनेज्ड फ्लोट, जो इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं। तो आरबीआई का स्टैंड क्या है? आरबीआई गवर्नर का देखो ये कहना है, हम ना रुपी की वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते कि 30 होगा 40 होगा, लेकिन हां हम वोलेटिलिटी कम कर सकते हैं। अगर रुपी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाए तो थोड़ा डॉलर मार्केट में रिलीज कर दिया ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड घटे। तो इस प्रकार से बीच बीच में वोलेटिलिटी कम करने के लिए आरबीआई स्टेप्स लेती है लेकिन फिक्स नहीं करती। तो इस सिस्टम को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट। मतलब समझ गए ना? जब देखो रुपी तेजी से गिरता है ना तो आरबीआई डॉलर बेच देता है, मार्केट में रिलीज कर देता है। इसका मकसद रुपी को फर्दर गिरने से रोकना, मकसद स्मूथ लैंडिंग। ऐसा ना हो रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में बिल्कुल क्रैश ही कर जाए। आरबीआई नहीं चाहता वैल्यू क्रैश करे, आरबीआई चाहता है शॉक कम लगे। अदरवाइज उनका मानना है रुपी तो भाई गिरेगा ही, हम बस ये चाहते हैं धीरे धीरे गिरे। और देखो अगर आरबीआई इंटरवेंशन करेगा तो फिर देखो फॉरेक्स रिजर्व कम होंगे क्योंकि आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में जो डॉलर है वो मार्केट में बेचना पड़ेगा ना आरबीआई को। और लेकिन अगर देखो इंडिया यूएस डील हो जाए तो रुपी देखो अपने आप उठ जाएगा, फिर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बिना फॉरेक्स रिजर्व खाली किए रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी डॉलर के मुकाबले में। तभी तो आर्टिकल का टाइटल क्या है? आर्टिकल का टाइटल यही तो है कि रुपी की वैल्यू को उठाना है तो सॉल्यूशन डिप्लोमेसी में है। समझ गए? अब आप कहोगे, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल पढ़े हुए हैं इकोनॉमी, वो बोलेंगे सर रुपी की वैल्यू गिरती है तो गिरने दो ना, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट तो हमारा बढ़िया हो जाता है ना। चाइना तो बल्कि जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू कम करता है ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा किया जा सके। समझ गए? जैसे दो केस बताता हूं जल्दी से। $1 की वैल्यू मान लो पहले 60 रुपए है, दूसरे केस में $1 की वैल्यू 70 रुपए है। तो एक रुपए का एक पेन आता है, तो पहले वाले सिनेरियो में इंडिया का पेन मैन्युफैक्चरर 60 पेन भेज पाएगा यूएस में। दूसरे केस में जब वैल्यू कम है रुपए की, $1 का एक पेन है, तो इंडिया का मैन्युफैक्चरर 70 पेन भेज पाएगा यूएस में $1 में। तो दूसरा जो सिनेरियो है जब रुपए की वैल्यू कम है वो तो ज्यादा बेनिफिशियल है ना भाई एक्सपोर्टर के लिए। वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर पा रहा है, कॉम्पिटिटिव है उसका एक्सपोर्ट, है ना? आप तो ये बोलोगे ना?
रुपये की वैल्यू गिरने दो, एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन राइटर बोलते हैं कि भाई ये चीज ना चाइना के लिए अच्छी हो सकती है बट इंडिया के लिए बैड आइडिया। बैड आइडिया क्यों? क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स हैं। जैसे नंबर 1 प्रॉब्लम बताता हूं आपको। प्रॉब्लम मैं थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बता देता हूं। पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। देखो हम कितना ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हमारा टोटल मर्चेंडाइज जितना हम इंपोर्ट करते हैं ना, उसका 25% तो हम सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर रुपये की वैल्यू गिरेगी डॉलर के मुकाबले में, तो मतलब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे वो तेल परचेज करने के लिए। मतलब तेल महंगा, तेल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा तो सब कुछ महंगा। पहली प्रॉब्लम है ये, महंगाई आती है अगर रुपये की वैल्यू गिरती है तो। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? दूसरी प्रॉब्लम आती है इंपोर्ट इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोर्ट। आप बोलोगे सर ये क्या चीज है? इंपोर्ट इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोर्ट क्या चीज है? बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। देखो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स हमने एक्सपोर्ट किया या फिर जेम्स हमने एक्सपोर्ट किए, भाई इनका रॉ मटेरियल तो हम इंपोर्ट ही करते हैं ना। जैसे मोबाइल फोन इंडिया में तो असेंबल होता है, पार्ट्स तो हम दूसरे देशों से मंगाते हैं ना। तो अगर मान लो रुपये की वैल्यू गिर गई तो हमारा रॉ मटेरियल जो आएगा वो महंगा आएगा। तो इनपुट अगर महंगा होगा तो फिर एक्सपोर्ट जो कैसे सस्ता हो सकता है? आप बताओ। रॉ मटेरियल ही हमने महंगे परचेज किए तो एक्सपोर्ट जो है वो कैसे सस्ता हो सकता है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है यूएसए के टैरिफ। रुपये देखो सस्ता हो भी गया तो भी देखो यूएसए ने हमारे ऊपर तो 50% टैरिफ लगा के रखे हैं। इंडिया का जो माल है वो बिकेगा ही नहीं यूएसए में, क्योंकि यूएसए के जो है वो टैरिफ है वो 50% है। तो यहां पे ना एक टेक्निकल टर्म आती है। वो टेक्निकल टर्म क्या है जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है? टेक्निकल टर्म है REER, यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये क्या है? ये देखो करेंसी की ना असली ताकत बताता है। मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके करेंसी की असली वैल्यू बताता है रीर। रीर मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करके करेंसी की वैल्यू। देखो जब इन्फ्लेशन डिस्पैरिटी हाई हो ना, मतलब जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन अलग लेवल का है, यूएसए में इन्फ्लेशन अलग लेवल का है, दोनों देशों के बीच में इन्फ्लेशन में डिस्पैरिटी है, तब डीवैल्यूएशन ठीक है। तब ठीक है कि हाँ भाई हमने ना अपनी करेंसी को ना डीवैल्यूएट कर दिया, कम कर दिया, ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा किया जा सके। क्योंकि इन्फ्लेशन का लेवल इंडिया में तो है ही नहीं और जबकि यूएसए में तो काफी ज्यादा है। लेकिन देखो अभी इंडिया की जो इन्फ्लेशन है ना वो यूएसए के जितनी ही लो है, यूएसए की जितनी ही कम है। तो भाई डीवैल्यूएशन का भी कोई लॉजिक बनता नहीं है। डीवैल्यूएशन तब लॉजिकल होता, मतलब करेंसी की वैल्यू घटाना तब लॉजिकल होता जब इंडिया में तो मान लो इन्फ्लेशन बहुत लो है 1.3%, लेकिन यूएसए में बहुत ज्यादा है, तब तो फायदा होता। अब कोई फायदा नहीं है। तो वे फॉरवर्ड में राइटर बोलते हैं कि देखो इकोनॉमिक्स के पास में सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का कि इंडिया की करेंसी की वैल्यू घट रही है। इसका सॉल्यूशन डिप्लोमेसी में है। कैपिटल आउटफ्लो जो है इंडिया से देखो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक देखो इंडिया और यूएसए में ना कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन जाती। नेगोशिएशन फेल हो रहे हैं, नेगोशिएशन को संभालने की आवश्यकता है ताकि कैपिटल का आउटफ्लो जो है वो इंडिया से ना हो। समझ गए? और कैपिटल आउटफ्लो सिर्फ करेंसी में नहीं है। जैसे इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो भी गिर रहा है, आपने देखा होगा। मतलब पिछले 1.5 सालों में इंडिया का स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ा है। तो इन्वेस्टर्स भी अपने स्टॉक बेच के डॉलर वापस ले जा रहे हैं अपने अपने देश में। तो कुल मिला के कंक्लूजन देखो यही निकलता है कि आरबीआई का रोल लिमिटेड है रुपये की वैल्यू इंक्रीज करने में। वो सिर्फ दर्द कम कर सकता है, सिम्टम्स एड्रेस नहीं कर सकता। बीमारी का इलाज ट्रेड नेगोशिएटर के पास में है। जल्दी से जल्दी यूएसए के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट हमें साइन करना पड़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी एंड पीएलआई स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, आर्टिकल में ये बोला जाता है इंडिया को ना 2030 आते आते 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल की जो कैपेसिटी है वो जनरेट करनी है। मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से इंडिया को जनरेट करना है 2030 से पहले पहले। लेकिन सोलर पैनल्स और बैटरीज आते कहां से हैं? आज भी देखो हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर चाइना ने सप्लाई रोक दी तो हमारा ये जो सपना है कि 500 गीगावाट हमें एनर्जी जनरेट करनी है नॉन फॉसिल फ्यूल से, ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सरकार ने ये निकाला, पीएलआई स्कीम लॉन्च करते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब सरकार ने ये बोला कि ना हम इंडिया में ही सोलर पैनल्स बनाएंगे, विंड टर्बाइन्स बनाएंगे, और पहले कम बनते थे तो सरकार ने ना इनकी इंडिया में प्रोडक्शन पे ना इंसेंटिव देना स्टार्ट कर दिया। पीएलआई स्कीम क्या होती है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होती है? जैसे पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं ना कि बेटा 90% लेके आओ, तुम्हें साइकिल दिलवाएंगे, मोबाइल दिलवाएंगे। सरकार कंपनीज को बोलती है कि तुम सोलर पैनल, विंड टर्बाइन ये सब इंडिया में बनाओ, और जितना माल बनाओगे, बेचोगे, उतना कैश इंसेंटिव हम तुमको देंगे। तो ये जो स्कीम है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये आउटपुट पर आधारित है। मतलब जितने ज्यादा सोलर पैनल्स, जितने ज्यादा विंड टर्बाइन्स, ये सारी चीजें इंडिया में बनेंगी, उतना ही ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा कंपनीज को। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। लेकिन राइटर ना अब कंपैरिजन करते हैं, ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये देखो टेलीकॉम सेक्टर में तो बिल्कुल सुपर हिट रही। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज ने ना इंडिया में फैक्ट्रीज लगाई। ऐसा देखो इसलिए हो पाया क्योंकि मोबाइल को असेंबल करना आसान है। आप मोबाइल के पार्ट्स लेके आओ, स्क्रू टाइट करो और फोन तैयार। लेकिन जो ग्रीन टेक सेक्टर है ना, सोलर एनर्जी वाला सेक्टर है, बैटरी वाला सेक्टर है, वहां पे सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहां पे जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ना, वो स्ट्रगल कर रही है। क्योंकि राइटर बोलते हैं देखो, सोलर पैनल बनाना ना मोबाइल असेंबल करने जैसा नहीं है। सोलर पैनल बनाने में सिर्फ असेंबली नहीं लगती, सोलर पैनल लगाने में हमें ना डीप टेक चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। देखो, सोलर पैनल्स बनाने में ना 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होता है पॉलीसिलिकॉन। सबसे पहले क्या होता है? पॉलीसिलिकॉन। पॉलीसिलिकॉन मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल। ये बिल्कुल चट्टान की तरह होता है, रोक जैसा होता है। फिर दूसरे नंबर पे वेफर। वेफर मतलब जो सिलिकॉन होता है उसको ना काट के पतली पतली स्लाइस बनाई जाती है। पतली पतली स्लाइस में सिलिकॉन को काट दिया जाता है, ये दूसरी स्टेज है। फिर तीसरी स्टेज में ना सेल तैयार किया जाता है। मतलब जो ये दूसरी स्टेज में वेफर बनाए ना, सिलिकॉन की स्लाइसिस बनाई, अब इन वेफर्स पे ना केमिकल लगा दिया जाता है और इससे बनता है सेल। केमिकल लगा दिया जाता है और इससे बनता है सेल। चौथे नंबर पे मॉड्यूल। बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ा जाता है और एक नीला पैनल बनता है, ब्लू कलर का पैनल बनता है, जिसे बोलते हैं सोलर मॉड्यूल। तो ये पूरी प्रोसेस होती है सोलर पैनल बनाने की। अब देखो, पहली और दूसरी जो स्टेज है ना, इनमें तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तीसरी और चौथी स्टेज तो चलो आसान है, ये रिलेटिवली असेंबली वाली है। केमिकल लगाना है, हम लगा देंगे। सेल को जोड़ना है, सेल को जोड़ के सोलर मॉड्यूल बनाना है, हम जोड़ देते हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि पहली और दूसरी स्टेज का सिर्फ 14% टारगेट अचीव हुआ है। तीसरी और चौथी स्टेज का जो टारगेट अचीव हुआ है वो हुआ है 56%। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, तीसरी और चौथी स्टेज आसान है, मतलब सिर्फ जोड़ना ही तो है, केमिकल लगाना ही तो है। तो इन तीसरी और चौथी स्टेज का 56% टारगेट अचीव हो गया, जबकि पहली दूसरी स्टेज में सिलिकॉन को पतली पतली स्लाइसेस में काटना और सिलिकॉन को फैब्रिकेट करना वो मुश्किल है भाई। तो उसमें सिर्फ बहुत कम टारगेट उसमें अचीव हुआ है।
मतलब देखो आज भी हम लोग ना वेफर और पॉलीसिलिकॉन जो है वो ना बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम सिर्फ ना दर्जी बने हैं, कपड़ा आज भी बाहर से आ रहा है। अगर देखो हमने रॉ मटेरियल नहीं बनाया तो हम कभी ना आत्मनिर्भर हो ही नहीं पाएंगे। तो ये हाल है सोलर पैनल्स का। अब बात करते हैं बैटरी सेक्टर की। बैटरी आपको पता है ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जान है बैटरी। मतलब ईवी का जो दिल है वो बैटरी में होता है। तो इसके लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम क्या थी? इसके लिए सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी एसीसी बैटरी स्टोरेज पीएलआई। एसीसी बैटरी स्टोरेज पीएलआई। सरकार ने बोला था हम 18,000 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे इस स्कीम पे। 18,000 करोड़। और कैपेसिटी का टारगेट सरकार ने रख दिया था कि 18,000 करोड़ खर्च करके हमें 50 गीगावाट आवर की कैपेसिटी जनरेट करनी है। 50 गीगावाट आवर की कैपेसिटी जनरेट करनी है। लेकिन 2025 के अंत तक हमारी कैपेसिटी कितनी जनरेट हुई? सिर्फ 1.4 गीगावाट आवर। मतलब जितना हमने टारगेट रखा था उसका सिर्फ 2.8%। तो ये तो देखो फेल होने के समान है। मतलब फेल हो गए हम। क्यों फेल हुए उसके रीजन मैं आपको बता देता हूं एक एक करके। ये देख लो, थोड़ा रीजन में एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले देखो सरकार ने ना वैल्यू एडिशन की कंडीशन रख दी। सरकार ने ये बोल दिया 2 साल में ना 2 साल के अंदर अंदर 25% जो पार्ट्स है ना वो इंडियन होने चाहिए। और 5 साल के अंदर अंदर 60% जो पार्ट्स है ना वो इंडियन होने चाहिए। बट प्रॉब्लम जानते हो क्या है? बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में ना, मतलब सरकार बोलती है कि आप बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हो तो 2 साल के अंदर अंदर बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 25% पार्ट्स इंडियन होने चाहिए। आपने बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, लगाने के 5 साल के अंदर अंदर 60% पार्ट्स इंडियन होने चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है इंडिया में लिथियम और कोबाल्ट की माइन्स ही नहीं है, सप्लाई चेन्स ही नहीं है। तो 60% पार्ट्स इंडियन कैसे हो सकते हैं भाई? इंडियन पार्ट्स हैं ही नहीं जिनकी सहायता से आप बैटरी बना सको। तो कैसे पॉसिबल है आप बताओ? फिर रीजन दूसरा बताते हैं राइटर, गीगा फैक्ट्री चैलेंज। देखो बैटरी की फैक्ट्री लगाना ना कोई नॉर्मल फैक्ट्री लगाने के समान नहीं है। ये एक प्रकार से ना बहुत बड़ी केमिकल लेबोरेटरी होती है। एक छोटी सी गलती अगर हो गई और बैटरी में आग लग गई, सब बर्बाद। मतलब बैटरी की फैक्ट्री लगाने के लिए ना आपको बहुत जबरदस्त वाली टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए जो कि इंडिया में कम है। समझे? फिर इसके बाद ना राइटर 2 रीजन बता दिया ना मैंने, गीगा फैक्ट्री चैलेंज और दूसरा वैल्यू एडिशन। तो इसके बाद राइटर बोलते हैं, राइटर इसके बाद थोड़ा जियो पॉलिटिकल पॉइंट उठाते हैं। देखो दुनिया में ना सोलर और बैटरी का किंग कौन है? ऑफकोर्स चाइना। देखो मशीन तो हम ले आए, बैटरी बनाने वाली या फिर दूसरे वाली, बट उसको चलाना कैसे है ये चाइना के इंजीनियर्स जानते हैं। हमारे इंजीनियर्स के पास में अभी उतनी नॉलेज नहीं है। और सरकार चाइनीज एक्सपर्ट्स को वीजा उतना देती नहीं है सिक्योरिटी रीजंस के कारण। और चाइना भी जानबूझ के अपने इंजीनियर्स को भेजना नहीं चाहता इंडिया में। उसको लगता है कि यार इंडियंस को सिखा दिया तो हमारा तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो इंडियन कंपनीज ना मशीन लेके बैठी हैं लेकिन उनको सेटअप करने वाला कोई नहीं है। इसलिए भी फैक्ट्रीज में ना डिले हो रहा है। इसीलिए भी सोलर पैनल्स और बैटरी की फैक्ट्री लगाने में ना डिले हो रहा है। तो ना राइटर ना सरकार की पॉलिसी में ना एक फंडामेंटल कमी निकालते हैं। कमी क्या है? सरकार ने पीएलआई के यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बांटे? क्राइटेरिया था नेटवर्थ। जिस कंपनी के पास में ज्यादा पैसा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो इसका नतीजा यह निकला कि बड़ी कंपनीज ने बिड जीत ली, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने बिड जीत ली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में। बट उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्होंने ये सोचा पैसा है टेक्नोलॉजी खरीद लेंगे। लेकिन देखो टेक ट्रांसफर में ना सालों लग जाते हैं। तो लेसन देखो यही है कि सिर्फ आपके पास में पैसे होने से आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। आप सिर्फ पैसा फेंकने से टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती। इसके लिए आपको आरएनडी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। आज कई कंपनीज फाइन भर रही हैं पीएलआई स्कीम के अंतर्गत क्योंकि वो डेडलाइन को पार कर गई हैं। वो कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रही हैं। ये दिक्कत है। तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं।
लास्ट में सॉल्यूशन पे आते हैं। राइटर बोलते हैं सबसे पहले ना कॉन्ट्रैक्ट आप उसी को दो जिसके पास में टेक्निकल नो हाउ है, मतलब जिसके पास में टेक्नोलॉजी है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दो पीएलआई स्कीम में। जिसके पास पैसा है, जिसकी नेटवर्थ ज्यादा है, सिर्फ उसको मत दो। दूसरा, वैल्यू एडिशन के बारे में आप थोड़ा रीथिंक करो। 60% लोकल कंटेंट कैसे हो सकता है भाई? अभी लिथियम और कोबाल्ट की माइंस है ही नहीं इंडिया में, तो कैसे 60% कंटेंट इंडिया से होगा? और पॉलीसिलिकॉन बनाने के लिए ना अलग से आपको कैपिटल सब्सिडी देनी होगी, क्योंकि ना सिलिकॉन फैब्रिकेशन के लिए प्लांट लगाना, पॉलीसिलिकॉन बनाना, ये हाई रिस्क वाला बिजनेस है। इसके लिए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी, सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बिजनेस लाइन का लूमिंग थ्रेट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना आप एक बेसिक टर्म समझो, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स देखो वो दवाइयां होती हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारती हैं। लेकिन देखो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या है? आप ना सोच के देखो, बैक्टीरिया देखो एक जिंदा दुश्मन है। जब आप दवाई लेते हो ना, तो मतलब आप बुलेट चला रहे हो उस जिंदा दुश्मन को यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो शुरू में तो देखो बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन अगर आपने दवाई ढंग से नहीं ली तो देखो यूं हो सकता है कि कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो बच जाएं। अब ये बचे हुए बैक्टीरिया ना सीख लेते हैं कि उस दवाई से कैसे बचना है, उस बुलेट से कैसे बचना है। तो वो ना अपनी बॉडी में ना चेंजेस कर लेते हैं, यानी म्यूटेशन करते हैं। और अगली बार जब देखो आप वही दवाई लोगे तो बैक्टीरिया पे ना फिर असर नहीं होगा। वो बन गया अब सुपर बग, जिस पे एंटीबायोटिक्स दवाइयों का असर होगा ही नहीं। तो देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनके बारे में आपने सुना होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ना पेनिसिलिन खोजा था। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन 1945 में ही उन्होंने ये वार्न किया था कि देखो अगर इंसानों ने गलत तरीके से पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया ना, सोच समझ के पेनिसिलिन की दवाई नहीं ली, तो देखो कल को ऐसा हो जाएगा, फिर मतलब बहुत सारे ऐसे पर्सन मारे जाएंगे जिन पे देखो पेनिसिलिन का असर नहीं होगा। और उन जिन पे पेनिसिलिन का असर नहीं हुआ उनकी मौत के लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे जिन्होंने पेनिसिलिन की दवाई ढंग से नहीं ली। समझ गए? पेनिसिलिन का जो ट्रीटमेंट था वो ढंग से नहीं लिया, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। आज देखो वही हो रहा है। आर्टिकल में ना शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ना रिसेंट अपील का जिक्र किया जाता है। उन्होंने साफ तौर पे बोला कि भाई एंटीबायोटिक्स का ना रिस्पॉन्सिबल ढंग से यूज करो, क्योंकि अब ना जो न्यूमोनिया है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऐसी ऐसी जो कॉमन बीमारियां हैं ना वो ठीक नहीं हो रही हैं एंटीबायोटिक से। सोच के देखो, कल को एक मामूली सा कट लगा या फिर इन्फेक्शन हुआ, वो भी जानलेवा बन सकता है। क्यों? क्योंकि दवाइयां काम नहीं कर रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो मैसेज था वो बिल्कुल क्लियर था कि भाई सेल्फ मेडिकेशन बंद करो, मतलब अपने आप से मेडिकेशन लेना बंद करो, सिर्फ डॉक्टर के ही सुपरविजन में दवाई लो। और ये इशू ना अब सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री का इशू नहीं रहा। सोच के देखो, ये मतलब सरकार का हाईएस्ट लेवल पे कंसर्न बन गया है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। कुछ डेटा भी मैं आपको देना चाहता हूं। WHO का जो डेटा है वो बहुत डराने वाला है। WHO कहता है हर साल 1.27 मिलियन यानी कि 12,70,000 लोग सीधे सीधे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से मर रहे हैं। अब ये नंबर जो है वो HIV और मलेरिया से होने वाली डेथ से भी ज्यादा है। तो इसको हमेशा की तरह कुछ एक्सपर्ट्स साइलेंट एपिडेमिक का नाम दे रहे हैं, मतलब ऐसी महामारी जो चुपचाप चल रही है। इसके बाद में कॉस्ट कितना आ रहा है? राइटर बोलते हैं देखो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से ना इकोनॉमी कॉस्ट भी बहुत बढ़ चुका है, $66 बिलियन बढ़ चुका है। और आर्टिकल में ना एक डेटा ये भी दिया हुआ है, अगर देखो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का यही रेट चलता रहा, अगर रेसिस्टेंस का यही रेट रहा तो 2050 तक देखो हेल्थ कॉस्ट जो है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से $325 बिलियन तक बढ़ जाएगा। और ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो $1.7 ट्रिलियन से छोटी हो जाएगी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, मतलब इकोनॉमी का क्या लॉजिक है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से? लॉजिक देखो सीधा सीधा है। अगर देखो एंटीबायोटिक्स
जो मेडिसिन है अगर वो काम नहीं करेंगी तो लोग लंबा बीमार होंगे तो काम पर नहीं जाएंगे, काम पर नहीं जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी कम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी तो जीडीपी डाउन होगी, पुवर्टी यानी गरीबी जो है वो बढ़ेगी। तो ये पूरा साइकिल है, समझ गए। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। अगर देखो हमने आज इनोवेशन पे खर्चा किया, अगर आज हमने हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट पे खर्चा किया तो 2050 आते आते हम 97 बिलियन डॉलर्स जो है वो बचा सकते हैं। और इकोनॉमी में हमेशा एक चीज बोली जाती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सॉल्यूशन क्या है, कैसे बचाएं? तो इसका फिर राइटर अब बताते हैं क्या करना चाहिए। सॉल्यूशन मैं आपको एक एक करके बताता हूं, एक सेकंड रुकिए आप। ये देखो, सबसे पहला सॉल्यूशन राइटर क्या देते हैं, ग्लोबल एक्शन। सबसे पहला सॉल्यूशन है ग्लोबल एक्शन। जैसे देखो क्लाइमेट चेंज के लिए आपने देखा विभिन्न देश एक साथ आए, वो बात अलग है, ट्रंप ने अपनी दादागिरी दिखा दी, लेकिन कम से कम क्लाइमेट चेंज एक सीरियस इशू तो बना विभिन्न देशों के लिए। वैसे ही देखो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के लिए ना विभिन्न देशों को आगे आना पड़ेगा। कंट्रीज मिला के पैसा खर्च करें, जैसे इंडिया कुछ पैसा दे, यूरोप के देश कुछ पैसा कर दें, मतलब फंडिंग को आप इकट्ठा करो, पूल करो। जैसे दोस्त ढाबे पे खाना खाने के लिए जाते हैं ना कॉलेज में, 100 रुपए देते हैं, 400 रुपए बिल आया, 100 रुपए सब देंगे। तो वैसे ही फंडिंग इकट्ठी करो। देखो नई दवाइयां बनाना ना महंगा पड़ता है, अगर सिर्फ एक देश नई दवाइयां बनाएगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मिल के दवाइयां बनाएंगे नई तो सबको फायदा होगा। फिर नेक्स्ट है पूल्ड प्रोक्योरमेंट। नई एंटीबायोटिक्स को ना साथ मिलके खरीदो, और इससे क्या होगा, दाम जो है वो कम होंगे और सप्लाई जो है वो बनी रहेगी। तो ये पहला सॉल्यूशन राइटर बताते हैं, ग्लोबल एक्शन, क्लाइमेट चेंज की तरह इसे सीरियस लो। फिर दूसरा सॉल्यूशन बताते हैं, दूसरा सॉल्यूशन राइटर बोलते हैं जन आंदोलन, मतलब पब्लिक अवेयरनेस। देखो हमने ना HIV, पोलियो और टीबी जैसे बीमारियों से निपटने के लिए ना मैसिव कैंपेन चलाए थे, आपको याद है ना, पोलियो के लिए कैंपेन चलाया था 2 बूंद जिंदगी की। वैसे ही ना एंटीबायोटिक्स के लिए भी कैंपेन चलाया जाए, टारगेट हो पेशेंट्स और कंज्यूमर्स। मैसेज साफ होना चाहिए कि भाई एंटीबायोटिक्स का मिसयूज मत करो, एंटीबायोटिक्स के खतरे को समझो। एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में ना आप ना एग्जाम में रेड लाइन कैंपेन का एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। मेडिकल स्ट्रिप पर ना लाल लकीर का मतलब यह होता है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसे मत खरीदो, रेड लाइन कैंपेन। तो वैसा ही कैंपेन चलाया जा सकता है। फिर तीसरे नंबर पे डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग ज्यादा अच्छे से होनी चाहिए। सिर्फ पेशेंट्स की गलती कई बार नहीं होती, डॉक्टर्स को भी अपडेट रहना पड़ेगा। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनको गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए, और इनको सरकार को ना मैंडेट देना चाहिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को कि भैया आप डॉक्टर्स को ट्रेन करो, करेक्ट डोज दो एंटीबायोटिक्स की, करेक्ट फ्रीक्वेंसी में दो, करेक्ट ड्यूरेशन में दो, मतलब कितनी mg की दवाई देनी है, प्रिस्क्राइब करनी है, कितनी बार देनी है, कितने दिन तक देनी है। अगर कोर्स बीच में छोड़ा तो बैक्टीरिया जो है वो स्ट्रोंग हो जाएगा। और फिर चौथे नंबर पर राइटर बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको ना इंप्रूव करने की आवश्यकता है। मतलब डायग्नोसिस, गांव में ना बुखार आया, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दे देता है बिना सोचे समझे, ये भी चेक नहीं किया कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल है। वायरल फीवर में देखो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन काम नहीं करती, बस उससे रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन गांव वाले झोला छाप डॉक्टर कई बार समझते नहीं है। फिर मतलब सजेशन राइटर इस संदर्भ में ये देते हैं कि आप ना गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाओ भाई, एसेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट की लिस्ट बनाओ कि जब भी कोई पेशेंट आए तो ये टेस्ट करवाओ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लैब्स स्टैब्लिश करो ताकि टेस्ट रिपोर्ट आए तब दवाई दो। एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म हो जहां पे स्टेट एजेंसीज, सेंट्रल एजेंसीज और इंडस्ट्री साथ मिलकर काम करे। और फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन राइटर देते हैं ऑडिटिंग से संबंधित। ऑडिट मतलब रूटीन चेकिंग होनी चाहिए, कौन सी दवाई बिक रही है, कहां रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, पूरा डेटा जो है वो ट्रैक होना चाहिए। अगर देखो हम समराइज करना चाहें, ये पब्लिक अवेयरनेस वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म वाला बता दिया, सारे पॉइंट्स हो गए। समराइज करना चाहें
तो देखो, अपने को ना वन हेल्थ अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। सिर्फ इंसानों की दवाई रोकने से काम नहीं होगा, एनिमल्स में भी एंटीबायोटिक्स का यूज काफी ज्यादा होता है और वहां से भी कई बार एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस वाली चीज हमारे ह्यूमन बींग्स में आती है। और पिछली कई दशकों से ना कोई नई क्लास की एंटीबायोटिक्स डिस्कवर नहीं हुई है, इसलिए फंडिंग तो इंक्रीज करनी ही होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से संबंधित, जो हमने आर्टिकल अटेम्प्ट किया ना, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।